ग्राम पंचायत में आपका कुछ चीज़ें बची हैं, लास्ट में उसको बता दिया जाए। देखिए, आपका बताया गया था कि सेक्शन 42 से लेकर और आपका 94A तक ये निरसित हैं। निरसित यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया है। और ये जो न्याय पंचायत के बारे में व्यवस्था थी, बैठिए भाई तब से, न्याय ये बताया गया था, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। न्याय पंचायत के बारे में जो व्यवस्था थी, माने आपका उस व्यवस्था को आपका ये रेवेन्यू कोड में रख दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 में। तो इधर से आपका धारा 42 से लेकर 94A तक निरसित है, इसीलिए आपका कम समय अब लगता है पढ़ाने में ग्राम पंचायत में। इसके बाद आपका बताया गया था सेक्शन 95 इंस्पेक्शन या निरीक्षण, यानी कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों समितियों पर आपका बाह्य नियंत्रण या एक्स्ट्रा कंट्रोल रखती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है आपका धारा 95 का क्लाज 1 का जी, कि राज्य सरकार कब किसी ग्राम प्रधान को उसके पद से हटा सकती है। ये मेंस में भी आ चुका है। कौन सी धारा लिखेंगे? 95(1)जी। इसके बाद देखिए भाई, 95 के बाद आपका जो सेक्शन पढ़ा दिया जाता है कि जेस के लिए भी काम करे भाई। आपका धारा 95 भी छोड़ सकते हैं, आपका 96 भी कम पूछा जाता है। इसके बाद आपका ये 96A पूछा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाना, यानी कि राज्य सरकार चाहे तो इस कानून के तहत जो शक्ति राज्य सरकार को है वह शक्ति डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती हैं, किसी दूसरे को दे सकती है। यानी कि जो अधिकारी हैं या राज्य सरकार के अधिकारी हैं, वह राज्य सरकार चाहें तो अपनी शक्ति डेलीगेट अधिकारियों को कर सकती हैं। और डेलीगेट जब कर दिया जाएगा तो जो राज्य सरकार कर सकती थी, अब वे अधिकारी कर सकते हैं जिन्हें ये शक्ति राज्य सरकार ने दी है। याद रखिए, आपका इसको भाई जोड़ा गया था। और डेलीगेट थोड़ा समझ लीजिए फिर एक बार 2 मिनट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका तमाम जगह भी पूछा जाता है। डेलीगेट करना का मतलब हुआ प्रत्यायोजित या प्रत्यायुक्त करना। जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे को सौंपता है तो हम कहते हैं कि वह अपना अधिकार डेलीगेट कर दिया। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपका एडी लॉ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि का बताया था, जो पूछा भी जाता है बिहार में लगातार एक क्वेश्चन। सबसे पहले जो राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी मांगी थी, सलाह मांगी थी, वह किस केस में? इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। और विवाद ये था कि क्या संसद अपने कानून बनाने के अधिकार को आपका डेलीगेट या कार्यपालिका को प्रत्यायोजित या सौंप सकती है कि नहीं। तो 7 जजों की ये पूछा गया था, 7 जजों की पीठ बैठी और 7 जजों ने ये फैसला दिया कि संसद अपने कानून बनाने के अधिकार को एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को डेलीगेट कर सकती हैं। लेकिन, एक लेकिन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, आज भी उसी पर चल रहा है। कानून बनाने की जो ओरिजिनल पावर है, जो मूल शक्ति है, ये पिछली बार बिहार में आया भी था, मूल शक्ति का डेलीगेट नहीं किया जा सकता। यानी कि कानून बनाने की ओरिजिनल शक्ति संसद कार्यपालिका को नहीं दे सकती। किस केस में आया?
इनरी, दिल्ली, लाजेक। इस बार नहीं पूछा था, लेकिन इसके पास पहले वाले बिहार जे में ये पूछा था कि किसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, तो विधि बनाने की क्या, मूल शक्ति को, सहायक को किया जा सकता है। अब उसमें दिया था मूल को, सहायक को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, किसको नहीं डेलीगेट कर सकती संसद, मूल, सहायक को कर सकती है। और मैं उदाहरण भी बताया था। इसके बाद आइए अध्याय 8, शास्तियाँ और आपका प्रक्रिया, यानी कि सेंसन और उसके लिए प्रोसीजर। सेंसन यानी कि आपका एक तरह से दंड हुआ, एक तरफ से सेंसन का मतलब क्या हुआ, शास्ति या दंड। देखिए आपका भाई, अब एचजीएस के लिए महत्वपूर्ण है, इधर आपका मेंस के लिए तो एक क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन और बनता है, तो आज वो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन जो लोग एचजीएस देना चाहते हैं, इधर की धाराओं से पूछा जा सकता है प्री में। देखिए 97 भाई, पहले इस अधिनियम के उपबंधों का अतिलंघन करने के लिए शास्ति, जो भी व्यक्ति इस कानून में दिए गए प्रावधानों का वायलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, वह दंड का भागी होगा। तो कितने दंड का भागी होगा, आपका कह सकते हैं कि 500 रुपये तक का, बहुत कम दंड है, कितने दंड का। और अगर वह उल्लंघन करता रहा आदेश के बावजूद भी, यानी कि आपका माना नहीं, तो प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना चलेगा। और वह प्रतिदिन कितने के हिसाब से चलेगा, आपका 50 रुपया। फिर एक बार बस 1-2 लाइन याद करना है जेस के लिए। इस अधिनियम के उल्लंघन का परिणाम अपराध होगा। इसके लिए सजा कहाँ है, तो 97 में कितनी अधिकतम सजा हो सकती है, 500 रुपया। फिर लेकिन आपका सजा पाने के बावजूद या आदेश के बावजूद भी आपका वह कार्य माने वह कानून का उल्लंघन करता जा रहा है, तो ऐसी दशा में अब सजा जो प्रतिदिन होगी वह कितनी हो सकती है, 50 रुपया, एक दिन की। जैसे कि आप लोग सूचना के अधिकार में पढ़ते हैं भाई, कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति प्राधिकारी सूचना नहीं देता, गलत सूचना देता है, सूचना कर देने से बिना किसी कारण के इनकार करता है, तो अधिकतम उस पर जो लगेगा जुर्माना वह कितना, तो 25,000। लेकिन आपका अगर जितने दिन तक उल्लंघन किया है, माने जितने दिन चलता रहता है, तो प्रतिदिन का भी दिया है। प्रतिदिन कितना, 250, उसमें है प्रतिदिन के हिसाब से कितना, और अधिकतम ये रकम कितनी हो सकती है, 25,000। ये आरटीआई में है भाई प्रावधान। अगला देखिए आपका धारा, भाई एचजीएस वाले लोग बस अंडरलाइन करते रहे, वही दंड। दूसरा देखिए धारा 97A, अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए आपका शास्ति। अधिग्रहण का मतलब ये हुआ आपका एक्वायर करना। एक्वायर करना मतलब कि अगर ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत किसी मकान को, किसी ज़मीन को अपने कब्जे में लेती है और उसका वायलेशन किया जाता है, तो ऐसी दशा में जो भी व्यक्ति ऐसे आदेश का क्या करेगा, उल्लंघन, वह अपराध करेगा। और इसके लिए सजा कितनी होगी, तो स्पष्ट लिखा गया है, सजा 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, यानी कि सजा है कितना, 1 वर्ष तक का। ये 97A। इसके बाद नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन, 98 आ जाइए। आगे बैठिए भाई, इधर आके, हाँ तो जगह आराम से, हाँ इधर बैठिए। नियमों तथा उपविधियों, देखिए भाई आपका भी नियम हम बताएंगे। राज्य सरकार, विहित प्राधिकारी और ग्राम पंचायत चाहें तो
इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियम बना सकती है। तो मान लीजिए कि रूल या नियम बनाया गया और आपका उस नियम का वायलेशन किया गया, अतिक्रमण किया गया, तो अतिक्रमण करने वाला भी सजा का क्या होगा? हकदार। अब कितनी सजा मिलेगी ऐसे अतिक्रमण करने वाले को? तो आपका जुर्माना ही है, आपका 500 रुपये तक का जुर्माना, और बार बार अतिक्रमण करता है तो एक दिन का कितना, जितना दिन अतिक्रमण करे एक दिन का कितना, 50, वही नियम चलेगा। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 99 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्राम पंचायत की संपत्ति को अंतःक्षेपित करने के लिए शास्ति। अंतःक्षेपित न समझ में आए तो उसको लिख लेना है कब्जा करना। उसको लिख लीजिए भाई, अंतःक्षेपित ना है, अंतःक्षेपित मतलब जबरदस्ती क्या कर लेना? कब्जा या तोड़ ओड़ देना। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत ने खंभा गाड़ा, बिजली का खंभा गाड़ा, या कह सकते हैं पेड़ लगाए, और ऐसी दशा में आपका पेड़ और खंभा उम्बा क्या किए, तार और तोड़ दिए, तो आपका, और तोड़ दिए, नुकसान पहुंचाए, तो आप दंड के भागी होंगे, लेकिन दंड कम मिलेगा, और दंड की मात्रा आपका है, कह सकते हैं 1000 रुपये। एक और नियम जान लेना है भाई, अगर आप सार्वजनिक खंभा उखाड़ते हैं, तार काटते हैं या तोड़ते हैं, आपका जो आपका निशान लगाया गया है, जैसे पत्थर उत्थल गाड़ा जाता है, तो ये आईपीसी में अपराध हैं और इसे मिस्चिफ या रिश्ती माना जाएगा। एक और याद रखना, इसे क्या माना जाएगा? और इसी के साथ आपका देखिए फिर बता दिया जाए, इसे क्या माना जाएगा आईपीसी में? रिश्ती। तमाम धाराएं 433, 34, 35, आपका 36, तमाम धाराएं, उतना नहीं जानना है। इसी के साथ आपका, बात ना करिए भाई, इसी के साथ आपका आईपीसी की धारा 103 भी देखना है। आईपीसी की कौन सी धारा? 103। तो मैं 2 धारा बता रहा हूँ। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की कब मृत्यु की जा सकती है? ये बिहार एपीओ में बना था, तो सेक्शन 100 यानी कि धारा 100। और संपत्ति की रक्षा में कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है? 103। कौन सी धारा आईपीसी की? 103। अब यही रिश्ती देखना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को रिश्ती आग लगाए जिसमें कि मानव रहता हो या सामान रखा गया हो, यानी कि परित्यक्त नहीं, वहाँ किसके लिए यूज किया जा रहा हो? मानव रहता हो या कौन? संपत्ति। और कोई व्यक्ति उसमें आग लगा रहा है, तो ऐसे आग लगाने वाले को आपका जान से मारा जा सकता है। ये आईपीसी की धारा 103 का क्लाज 4 बताता है। कौन सा क्लाज? 3 है ना कि 4 है भाई? देखिए याद नहीं आ रहा है, क्लाज छोड़ दीजिए। 103 में ये है, क्लाज हल्का सा मिस कर रहा है, 3 है कि 4 है ये थोड़ा। अगला ये तो ग्राम पंचायत में भी है कि 1000 दंड है, यहाँ भी जोड़ लीजिएगा। आगे देखिए भाई, अगली धारा देखा जाए आपका। अगला धारा देखिए आपका धारा 100, जारी किए गए नोटिस की अवज्ञा। यानी कि अगर कोई नोटिस जारी की गई है और कोई व्यक्ति उसकी क्या करता है? अवज्ञा करता है या उल्लंघन करता है, तो ऐसी दशा में उसके लिए प्रावधान कहाँ किया गया है? 100 में। आपका 101 नोटिस अवैध न होना, यानी कि नोटिस क्या होनी चाहिए? वैध। 102 में अपील है, आपका अपील कितने दिन के अंदर होगी? 30 दिन के, वही आपका लिखना है। अपील कितने दिन के अंदर है? जेस के लिए बस एक लाइन, धारा 102, 30 दिन नियत प्राधिकारी के यहाँ होगी।
आपका 103 आ जाइए, कतिपय मामलों में अभियोजन का निलंबन, यानी कि यदि धारा 102 में किसी आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध कोई अपील की गई है तो ऐसी दशा में मुकदमा तब तक सस्पेंड किया जा सकेगा, माने जब तक कि अपील पर क्या न आ जाए फैसला, ये भी कम चांस है। अब 104 पूछ सकता है अपराध को समन करने की शक्ति। समन माने कंपाउंड, तो पहले कंपाउंड समझिए तब तो आपका और बताया जाए। इसको जोड़ लीजिएगा भाई थोड़ा सीआरपीसी से, संविधान से। आपका सेक्शन 104 सीआरपीसी की धारा आपका 320 लिख लीजिए, अभी हम बताते हैं। इसको जोड़कर पढ़िएगा, सीआरपीसी की कौन सी धारा 320 320, और संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा तो आपका जोड़कर पढ़ना है 142, लिखिए 142, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे 14, बता रहे हैं अभी, पहले लिखवा दिया जाए, उसको लिख लीजिए बैरक पर ही 142, और एविडेंस का पढ़िए तो आपका 23 सुलह समझौता 23 छोड़ सकते हैं एविडेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं हो रहा है। आपका सिविल मामलों में जरूर शमन का प्रावधान है, और सिविल मामलों में पढ़िएगा तो 89 खूब पूछा जाता है। सीपीसी की धारा लिख लीजिए 89। पहले एक्स्ट्रा देखिए 3 चीज़ें आपका सीआरपीसी में देखना है, समझौता सीपीसी में, संविधान में, और तब आपका लास्ट में कंपाउंड, यानी कि मामला ख़त्म करना या मामले को ख़त्म करना ग्राम पंचायत में देखना है। देखिए शमन का मतलब क्या होता है, ऐसे भाई शमन लिखिएगा, ये वाला समन, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये वाला लिखना है और ये वाला नहीं, दोनों मैं बता दूं, ये समन है और ये शमन। थोड़ा सतर्क रहना, ये नहीं कि आप लिख दीजिए कहीं, दोनों में आपका ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए दोनों पहले बता दिया जाए सब। जो ये शमन लिखा गया है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जलाकर राख कर देना, ना तो लिख लीजिए शमन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जलाकर राख कर देना, मामला समाप्त कर देना, इसका मतलब हुआ। और ये जो दूसरा समन लिखा है इसका मतलब है कॉल लेटर, कॉल लेटर माने बुलावा पत्र, ना तो लिख लीजिएगा। दूसरा जो समन हमने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, कॉल लेटर यानी कि बुलावा पत्र। तो हम ये समन नहीं बल्कि ये पढ़ रहे हैं मामले को जलाकर क्या कर देना, यानी कि मामला समाप्त कर देना। अब पहले आपका संविधान से उठा जा भाई एक लाइन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में यह अंतर्निहित शक्ति इनहेरेंट पावर समाहित है कि वह किसी मामले में समझौते को मान्यता दे दे या समझौता करा दे और मामला सलटा दे। ये पावर है, और कौन सी धारा में पावर है 142। अयोध्या मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रयास किया कि मामला न्यायालय से बाहर ही क्या हो जाए, सलट जाए। नहीं सलटा तो अलग बात है, लेकिन प्रयास किया। तो सुप्रीम कोर्ट किस माने समन कर सकता है कि नहीं मामलों का, सिविल या क्रिमिनल कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद 142, अभी केस भी आया था याद नहीं आ रहा है। देखिए एक ऐसा मामला था जो आपका सीआरपीसी 320 के तहत समझौता नहीं हो सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए समझौते की अनुज्ञा दी, इसमें शक नहीं है। तो एक लाइन आपका सुप्रीम कोर्ट करा सकता है, मामला निपटा सकता है समझौता कराकर। कौन सा अनुच्छेद आप बताएंगे 142।
आइए क्रिमिनल मामला देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 320 में समनी अपराध, अभी झारखंड में पूछा भी गया था भाई कि समनी और असमनी अपराध बताइए, तो बताया जाएगा। सीआरपीसी शुरू है, थोड़ा समय लगेगा भले। समनी अपराध मतलब जिसमें समझौता हो सकता है, और असमनी अपराध जिसमें समझौता नहीं हो सकता, यानी कि आपका ये याद रखना है। तो सीआरपीसी की धारा 320 के क्लाज 1 और क्लाज 2 में जो जिन धाराओं का उल्लेख है आईपीसी की, उन मामलों में समझौता हो सकता है, और जिनका तो समनी हो गए, और जिनका उल्लेख लिस्ट में नहीं है वह क्या हो गए, असमनी। तो सीआरपीसी में समन या मामला समाप्त हो सकता है कि नहीं, सभी अपराधों में नहीं, किन अपराधों में, जिनकी लिस्ट कहाँ दी गई है, सीआरपीसी की धारा 320 के क्लाज 1 में और क्लाज 2 में। क्लाज 1 में बिना न्यायालय की इजाज़त के समझौता, और क्लाज 2 में मामला आ जाए तो न्यायालय की इजाज़त से, बस एक लाइन अंतर है। सीपीसी में देखा जाए भाई, क्या सिविल मामलों का समन या समझौता हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, और ये स्पष्ट रूप से सीपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है, 89। बस एक लाइन जानना है, ज़्यादा नहीं। अब आइए, अगर ग्राम पंचायत के मामले में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जो ऊपर अपराध बताया गया किया है, तो क्या ऐसी दशा में समझौता हो सकता है कि नहीं, अर्थात क्या उस मामले का शमन हो सकता है कि नहीं, कंपाउंड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो कौन सी धारा ग्राम पंचायत अधिनियम की, 104। अब देखिए 104 सही रहेगा। पहला देखिए भाई, अपराध को शमन करने की शक्ति। देखिए इसमें तदर्थ बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत किसी आपराधिक वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा उपनियम के विरुद्ध किए गए अपराध का समन ग्राम पंचायत की को ऐसी धनराशि जो नियत किया जाए के नगद भुगतान किए जाने पर कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि समन कौन कर सकती है मामले को, ग्राम पंचायत। मुकदमा दायर होने के पूर्व कि मुकदमा दायर होने के पश्चात की, दोनों। तो क्या लिखा गया है और ग्राम पंचायत समन शुल्क वसूलेगी जो निर्धारित करे। तो समन का प्रभाव क्या होगा, अब प्रभाव क्या होगा, यानी कि अगर मुकदमे में समझौता ग्राम पंचायत कर ली है तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। तो पहले पूरी धारा हो जाए तब बताते हैं। देखिए दूसरा खंड, जब किसी अपराध का समन किया गया हो तो अपराधी यदि वह कस्टडी में है, अभिरक्षा में है, आपका गिरफ्तार है, तो छोड़ दिया जाएगा, और इस प्रकार सामित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे, अग्रेतर माने आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और जो समन शुल्क आएगा, एक निधि बताई गई थी गांव की, कौन सी निधि, गांव निधि, उसी में ये पैसा क्या करेगी ग्राम पंचायत, जमा। एक लाइन देखिए इसमें आपका छूटा है, मैं बता दूं उसको, और वह आपका जो छूटा है वह समन का प्रभाव छूटा है। इतना तो बता दिया गया समन के प्रभाव में, थोड़ा इसको भाई कोरिलेट करना पड़ेगा। फिर समन के प्रभाव में इतना कम से कम बता दिया गया, दो बातें बताई गई। पहली बात ये बताई गई कि अगर समन किया जा रहा है और ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है जो अपराध किया था,
तो अगर जेल में है या अभिरक्षा में है तो उसे क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि ऐसे अपराध के लिए आगे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा ये कहा गया कि ये जो ग्राम पंचायत समन शुल्क वसूल करेगी, समझौता शुल्क, वह जो शुल्क होगा वो कहाँ जमा किया जाएगा, गांव निधि में। 3 बातें। अब प्रभाव के बारे में दिया नहीं, तो देखिए आपका 2 प्रभाव होता है। अब ये सीआरपीसी जाना पड़ेगा। एक डिस्चार्ज होता है और दूसरा आपका एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, एक जो प्रभाव होता है आपराधिक मामलों के समन का वह डिस्चार्ज हो सकता है और दूसरा आपका होता है आपका दोष मुक्ति यानी कि एक्विटल कर देना। अब समस्या यही गंभीर है। अगर पूछ ले कि ग्राम पंचायत जब समन कर दी है मामले का, सलटा ली है, तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो उन्मोचन न मार कर आइएगा, उसका प्रभाव मार कर आइएगा क्या, दोष मुक्ति, यानी कि वह बाइज्जत क्या हो जाएगा, बरी, और उसी अपराध के लिए अब दोबारा मुकदमा चलाया नहीं जाएगा क्योंकि समझौता हो गया। इसी को आपका जो पूछा जाता है सीआरपीसी में, भरमाऊ क्वेश्चन, और 320 सीआरपीसी पूछी जाती हैं कि समन का प्रभाव क्या होगा। तो खूब भरमाएगा, लेकिन एक शब्द ही याद करके जाइएगा, दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। ये नहीं कि उन्मोचन नहीं, एक शब्द याद करके जाइएगा, बाइज्जत बरी। चाहे उसमें देखिए भरमाएगा क्या, आरोप निर्माण के पहले उन्मोचन, आरोप के बाद दोष मुक्ति, दोनों इनमें से कोई नहीं, और सदैव दोष मुक्ति। तो घबराना नहीं है, बस एक लाइन रट कर जाना है कि समन का प्रभाव सदैव क्या होगा, आपका एक्विटल या बाइज्जत बरी या दोष मुक्ति। भाई गलत ना हो, क्योंकि 321 में अंतर आएगा। तो अभी हमें नहीं बताना है, केवल समन पर रहिए, इसको दिमाग में बैठा रहिए। खूब लोग गलत करके आते हैं। आगे देखा जाए भाई, आपका अगला जो सेक्शन है ये मेंस में भी आपका पूछा जाता है। सेक्शन 105 आ चुका है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है मेंस के व्यू से। प्रवेश तथा निरीक्षण। तो सबसे पहले जब भी आप प्रवेश और निरीक्षण पढ़िए, यानी कि किसी मकान में, किसी की दुकान में, किसी के आंगन में एंट्री करना है, इंस्पेक्शन करना है, उसका निरीक्षण करना है, तो सबसे पहले प्रवेश और निरीक्षण के लिए क्या क्या नियम है आपका अलग देखिए, तब ये चला जाएगा। देखिए आपका प्रवेश और निरीक्षण का प्रावधान आपराधिक मामलों में भी है, सिविल मामलों में भी है और ग्राम पंचायत में। आपराधिक मामलों में ज़्यादातर पुलिस प्रवेश करेगी और सर्च या तलाशी लेगी, आपका है। तो सर्च और तलाशी के लिए तमाम धाराएं हैं सीआरपीसी की, ज़्यादा नहीं, बस सेक्शन हम बता दें। आपका सेक्शन 47 है कि जिस स्थान में व्यक्ति प्रवेश किया है, पुलिस वारंट के बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या ले सकती है, तलाशी। ये याद रखना है। कौन सी धारा, आपका 47 सीआरपीसी। पूछा गया मेंस में कि उन पर, मेंस में आ चुका है, लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन मॉडल बना दिया जाए। उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें पुलिस वारंट के बिना तलाशी ले सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस में बना। तो कौन सी धारा लिखेंगे, 47। अगर कोई स्थान बंद है तो बंद स्थान की तलाशी भी मेंस में यूपीएपीओ में आया है, और वह सीआरपीसी की धारा है 100 यानी कि 100। तो देखिए आपका क्या किया जाएगा, यह नियम इसमें भी लागू होगा। अगर कोई स्थान बंद है तो पुलिस जाकर
ऐसे स्थान के बाहर साधक से दरवाजा खटखटाए कि आप क्या करिए, अंदर से दरवाजा खोलिए। और अगर दरवाजा नहीं खोला जाता तो उपाय है ही, पुलिस क्या करती है, तोड़कर खोलकर तलाशी लेगी, 2 गवाह रहेंगे इत्यादि। इसी प्रकार सिविल मामलों में भी है आपका धारा 55 गिरफ्तारी के लिए एंट्री करना घर में, तो भाई तमाम नियम है और उसमें भी नियम है, 2 नियम याद रखिए। एक तो सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व किसी के मकान में प्रवेश नहीं किया जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि अगर उस मकान में कोई स्त्री रहती है जो रूढ़ के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो उस स्त्री को पूरा मौका दिया जाएगा कि वह उस घर से या उस कमरे से क्या हो जाए, दूर, और तब तलाशी ली जाएगी। अब यहाँ आ जाए ग्राम पंचायत में, तो आपका सीपीसी की धारा 55 तो हम लिखवा देंगे कोरिलेट करके थोड़ा बहुत। फिर आइए बैक होइए ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत में पहले भूमिका देख लीजिए तब बैरक शुरू किया जाए। ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान है वह किसी के मकान में, अहाते में, जमीन में घुसकर आपका प्रवेश कर सकते हैं, अपराध नहीं किए, और प्रवेश करने के बाद उसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण। ये किसको हक है, प्रधान जी को। लेकिन रात में न घुसे, और अगर स्त्री है तो क्या करें, प्रथा के अनुसार लोगों के उसकी एकांतता भंग न हो, पूरा प्रधान जी कहेंगे कि आप क्या करिए, कुछ समय दिया जा रहा है, वैसे पूर्व नोटिस देकर आपके करेंगे, लेकिन आपका कितने घंटे की पूर्व नोटिस दी जाएगी, 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा पहले क्या करें, मकान मालिक को सूचना। जो ये प्रवेश और निरीक्षण है ये मेंस में आया, थोड़ा अच्छे से जानना है। और लिखते समय अगर आप एक लाइन सीआरपीसी और सीपीसी को रिलेट कर देते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा पड़ता है। तो लिखवाते समय कोरिलेट मैं करवा दूंगा। देखिए भाई, अब बैरक की भाषा, धारा 105 चल रही है, प्रवेश और निरीक्षण। ग्राम पंचायत का प्रधान और यदि ग्राम पंचायत द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो तो ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक। तो कौन प्रवेश और निरीक्षण का हक रखता है, पहला ग्राम प्रधान, और ग्राम पंचायत चाहे तो किसी अन्य को भी ऐसा हक दे सकती है, चाहे वह अधिकारी हो, सदस्य हो, या ग्राम पंचायत का क्या हो, सर्वेंट हो। दे सकती हैं कि नहीं, कौन दे सकती हैं, ग्राम पंचायत। लेकिन प्रधान को तो ऐसे ही हक है, और अन्य लोगों को कब हक मिलेगा, जब कौन दे दे, ग्राम पंचायत, माने इनको अधिकार दे। अगला देखिए भाई, अथवा सेवक किसी भवन या भूमि में अथवा पर सहायकों या कर्मकारों के साथ, यानी कि या तो प्रधान जी खुद जाएं या 2-4 लोगों के साथ जाएं। खुद जा सकते हैं अकेले और 2-4 लोगों के साथ। कहाँ जाएंगे, कहाँ एंट्री मारेंगे, या तो किसी भवन में या भूमि में। तो भवन माने निर्माण और भूमि माने जो खाली पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, कर्मकारों के साथ माने कर्मचारियों के साथ, अथवा उसके बिना ऐसे निर्माण कार्य का, माने अकेले भी जा सकते हैं, उसके बिना मतलब क्या, बिना कर्मकारों के लिए। किसी ऐसे निर्माण कार्य का निरीक्षण या सर्वेक्षण अथवा निष्पादन करने के लिए प्रवेश कर सकता है, जिसे करने या निष्पादित करने के लिए ग्राम पंचायत इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे इस अधिनियम के या नियमों के अथवा उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में या उनमें से किन्हीं प्रयोजनों के लिए करना या निष्पादित करना
ग्राम पंचायत क्या समझती हो आवश्यक। यानी कि कोई स्थान है, कोई भूमि है, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो प्रधान जी या अकेले या अपने साथियों के साथ इस कानून के तहत हो रहा है तो जा सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। प्रतिबंध ही महत्वपूर्ण है जो मैं बताया, स्त्री रातोत वाला मामला, आपका 4 प्रतिबंध हैं, यही अच्छे से याद रखना है। देखिए भाई, आपका पहला प्रतिबंध, सिवाय उस दशा में जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा हो ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच न किया जाएगा। तो सामान्य नियम ये हैं कि रात में प्रवेश न किया जाए, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व तक किसी ऐसे भवन या निर्माण में प्रवेश न किया जाए जब तक कि इसके विपरीत कानून या नियम न बना हो। यानी कि अगर नियम में लिख दिया गया कि रात में भी प्रधान जी जा सकते हैं तब जा सकते हैं, और नहीं कहीं नियम या कानून है तब नहीं जा सकते, तो नियम बना ले ग्राम पंचायत, और क्या भी नियम बनवाएंगे ग्राम पंचायत से। दूसरा देखिए भाई, आपका दूसरा ये है कि आपका जब भी प्रवेश करिए, अगर ऐसा भवन दूसरे के आधिपत्य में है तो जिसके कब्जे में है या जो स्वामी है उसकी सहमत लेकर करिए, और अगर सहमत नहीं देता तो लिखित रूप में कम से कम कितने घंटे पूर्व सूचना दीजिए, 4, याद कर लीजिए कितने घंटे, उसके बाद प्रवेश करिए। तीसरा देखिए, आपका महिला के लिए है, अगर ऐसे भवन या निर्माण में कोई महिला रहती हो और आपका कह सकते हैं, तो ऐसी दशा में उसे कहा जाएगा कि वह स्त्री उस भवन या भूमि से क्या हो जाए, हट जाए, तब प्रवेश किया जाएगा, ताकि ऐसी महिला की प्राइवेसी या निजता या एकांतता का हनन न हो। और चौथा देखिए, आपका जिस भूगृहादि में प्रवेश किया जाएगा उसके अध्यासियों, यानी कि कब्जेधारियों, ना है तो लिख लीजिएगा, अध्यासियों माने जो ऑक्युपायर हैं, आपका जिनका कब्जा है, ऐसे कब्जेधारियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक ध्यान रखा जाएगा। यानी कि प्रधान जी जब भी किसी भवन या निर्माण में प्रयोग करें तो जो सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं हैं उनका भी क्या रखें, ख्याल रखें। अब आपका ये कहा गया जो धार्मिक प्रथा है। अगला ये, इसके बाद आइए आपका 106 धारा। आइए भाई, धारा 106 बताते हैं कि ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, उनके अधिकारियों के विरुद्ध सिविल वाद, तो आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के जो अधिकारी हैं, प्रधान जी हैं इत्यादि हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा लाना चाहता है तो बताइए ये लोक सेवक हैं कि नहीं, सब लोग हैं, और लोक सेवकों के खिलाफ अगर मुकदमा लाना है तो थोड़ा सीपीसी भी दिमाग में, भाई पुराने, नए लोग तो अभी नहीं जानते ज़्यादा, पुराने लोगों से आशा की जाती है कि बताएंगे, तो लोक सेवकों के या सरकार के विरुद्ध मुकदमा लाना है तो नोटिस या सूचना दी जाएगी, और कितने महीने पहले, 2 माह। सीपीसी की कौन सी धारा है, 79 की 80, हाँ 79 नहीं 80, कितने दिन पहले। तो ये भी चूंकि प्रधान जी और मेंबर ऐसे नहीं है, ये सरकार के सेवक नहीं है, बल्कि आईपीसी की धारा 21 में ये पब्लिक सर्वेंट हैं। तो पब्लिक सर्वेंट हैं और इनके खिलाफ मुकदमा करना है कि आपका, तो कम से कम कितने माह पहले सूचना दी जाएगी, तो सीपीसी वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। तो कितने दिन पहले पूछ सकता है जेस में, कितने दिन, तो और सीपीसी में भी 2 माह। भाई सीपीसी में भी कितना दिन पहले, और यहाँ भी कितने दिन पहले, 2 माह।
तो सीपीसी की कौन सी धारा ऐड करके पढ़ेंगे? 80, रटे रहिए। इसके बाद आपका संरक्षण, हाँ, कार्यवाहियों की वैधता 107 ए, कार्यवाहियों की वैधता। तो कुछ अनियमितता, छोटी मोटी गलतियां क्या हैं? क्षम्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्षम्य करा दीजिए। छोटी छोटी गलतियां क्षम्य है, खूब पूछा जा रहा है आजकल, तो क्षम्य करा देना है। और आपका बता दूं, सीपीसी की धारा 99 जोड़ लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिए बैरक पर। छोटी छोटी गलतियां क्षम्य है, सीपीसी की किस धारा में है? तो 99, उसको लिख लीजिए। और यही आपका आपराधिक मामलों में पूछ ले तो 365 लिखिए। सीआरपीसी उसको जोड़ लीजिए, तो सीआरपीसी की कौन सी धारा? 365, छोटी छोटी गलतियां। सीपीसी की कौन सी धारा हमने बताया? और आईपीसी में भी पिछली बार यूपीजे में आया था, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देती। तो आईपीसी की कौन सी धारा है? 95, आईपीसी लिखिए। आईपीसी की धारा 95, 3 जगह से जोड़कर पढ़िएगा, फिर मैं बता दूं। सीपीसी की धारा 99 सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में आईपीसी की धारा 95, और क्रिमिनल मामलों में प्रोसीजर में सीआरपीसी की धारा 365, 3 एक साथ पढ़ना है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका आ जाइए आपका 108, पंचायतों को सहायता देना तथा अपराधों के संबंध में पुलिस की शक्तियां। तो पुलिस क्या करेगी? ग्राम पंचायत के विरुद्ध अपराध हुआ है, जमीनें कोई कब्जा कर लिया है, भवन तोड़ ताड़ दिया, तो पुलिस ग्राम पंचायत को कहेगी कि आपके ग्राम पंचायत की ये संपत्ति नष्ट की गई है, आप मुकदमा लाइए, कार्यवाही करिए। तो पुलिस किसको सूचित करेगी? प्रधान जी को, कि प्रधान जी आपके गांव में ये हो गया, कहाँ सो रहे हैं, 2 बूंद लेकर, कहाँ मस्त हैं। मैं देख रहा हूँ उब गए हैं पीछे वाले, इतना थोड़ा स्पीड आज बढ़ गई है। तो आपका 2 बूंद लेकर कहाँ मस्त हैं, देखिए आपका सब खंबा उम्बा क्या किया, कोई टांग ले गया, अब तो मुकदमा कर दीजिए उनके खिलाफ, अब क्या सो रहे हैं। तो पुलिस तो दर्ज ही करेगी, इनसे भी करवाएगी। इसके बाद अभिलेख और अभिरक्षा प्रमाणित नहीं आता। 110 सरकार, राज्य सरकार नियम बनाएगी। ये आपका मेंस में आ सकता है सर, कि राज्य, हाँ आपका मेंस में भी आ सकता है 110 चांस, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आजकल फालतू 2-3 लिखवाने पड़ेंगे कि राज्य सरकार किन किन विषयों के बारे में नियम बना सकती है आपका। तो वह आपका देखना 110। एक सेकंड भाई, फोन आज। हेलो, हाँ नमस्ते, बताइए अनवर जी। हाँ तो ठीक है, उनसे बोल दीजिए रविंदर जी से काम लगवाएं। ठीक 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 है भाई साहब, हम फोन करते हैं फिर आपको। देखिए भैया समाप्त अभी है 10 मिनट इसको। देखिए आपका ये पूछ सकता है कि नियम, तो नियम जब पढ़िए तो इसको कोरिलेट करके पढ़िए, और कोरिलेट का ये फायदा होगा कि एक साथ 10-10 क्वेश्चन आपका प्री के लिए भी तैयार होगा। कौन कौन नियम कहाँ बनाता है, ये क्वेश्चन बनता है, और यूपीजे में तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपका प्रेस्क्राइब्ड शब्द पूछा गया था, प्रेस्क्राइब्ड मतलब विहित, विहित मतलब नियत, और नियत मतलब नियमों द्वारा नियत। तो नियम कौन बनाता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 और हाई कोर्ट 227, उसको लिख लीजिए डायरेक्ट भाई, पुराने लोग तो पढ़े हैं, नए लोग लिख लीजिए। नियम कौन बनाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आजकल बन रहा है।
सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत, तो बस सुप्रीम कोर्ट शॉर्टकट में लिखिए 145 को पूछा जाता है। हाई कोर्ट पूछ ले संविधान के किस अनुच्छेद, तो 227 कौन सा अनुच्छेद, और सीआरपीसी में 477 हाई कोर्ट बनाता है भाई। सीआरपीसी लिख लीजिए 477। इसके बाद सीपीसी में हाई कोर्ट बनाता है 122 और 125। सीपीसी लिख लीजिएगा, सीपीसी में 122 125 कौन बनाता है, हाई। और आ जाइए यहाँ आपका ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की धारा के तहत नियम बनाती है 110। अब ये लिखवाते समय लिखवा देंगे। आगे देखिए भाई, अब ग्राम सभा सरकार बना दी तो कुछ ग्राम पंचायतों को भी तो अधिकार दे दे नियम बनाने के, कि सारे अधिकार अपने ही रखेगी। तो देखिए अगला भाई आपका एक दो धारा बचा है आपका जिला पंचायत। देखिए भाई, जिला पंचायत सबला बनाएगी 111। भाई सेक्शन याद करके जेस वाले जाइए, क्रम से मैं बता रहा हूँ। राज्य सरकार किस में बनाएगी 110, जिला पंचायत 111, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, तो क्योंकि जिला पंचायत तो दूसरे में पढ़ा जाएगा कानून में, तो जो हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत, तो ये बन सकता है कि ग्राम पंचायत किस धारा के तहत नियम का निर्माण करती है, तो कौन सी धारा 112। क्रम से फिर मैं बता दूं, राज्य सरकार दे दो तो 110, उसके बाद अगर जिला पंचायत दे तो 111, और ग्राम पंचायत दे तो 112। 113 पढ़ना नहीं है, 114 पढ़ना नहीं है, 115 भी नहीं पढ़ना है, 116 आपका कार्यवाहियाँ ये भी छोड़ सकते हैं। 119 बहुत ज़्यादा पूछेगा तो पूछ सकता है, क्योंकि बिहार ऐसा मॉडल बना रहा है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, 119 में उपनाम लिख लीजिए भाई, इसको कहा जाता है हेनरी अष्टम खंड, उसको उपनाम लिखिए, बहुत अंदर जाकर पूछे तब। हेनरी अष्टम खंड, हेनरी अष्टम खंड, ये आपका बिहार ये मॉडल ज़्यादा बनाता है ऐसा। देखिए आपका संविधान में थोड़ा कोरिलेट कर लीजिए, अनुच्छेद 392 को एक लाइन लिखिए संविधान में, अनुच्छेद 392 को हेनरी अष्टम खंड कहा जाता है, हेनरी अष्टम खंड कहा जाता है। देखिए एक लाइन और इसको देखिए भाई, बिहार का मॉडल है ये, और आपका प्रशासनिक विद में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जो हेनरी अष्टम था वो इंग्लैंड का सम्राट था, और उसने काम क्या किया कि कानून भाई विधायिका बनाना, विधायिका द्वारा बनाना चाहिए, तो सर हेनरी अष्टम ये किया कि कानून बनाने और लागू करने की शक्ति कार्यपालिका को दे दिया, और जो ये कार्यपालिका है मनमाना कानून बनाकर और मनमाने तरीके से क्या करने लगी, लागू। तो भारत में थोड़ा दिमाग लगाकर जोड़िए, भारत में विधि बनाने का हक संघ स्तर पर विधायिका को है, और हमारी संघ स्तर या यूनियन स्तर पर लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 79 में दी गई है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसका अभिन्न अंग है, सदन तो नहीं है लेकिन उसका अभिन्न अंग कौन है, प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तीनों मिलकर कानून बनाएंगे। अब अगर ये संसद आपका कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका का मतलब हुआ मंत्रिपरिषद, और कार्यपालिका की शक्ति वेस्टेड होती है निहित राष्ट्रपति में, तो कार्यपालिका का हेड कौन हो गया, राष्ट्रपति, और कार्यपालिका मतलब कि हमारी संघ की मंत्रिपरिषद यानी कि मोदी जी और जितने उनके क्या हैं मंत्री।
तो अगर संसद कानून न बनाकर किसको दे दे, राष्ट्रपति को, कि आप कानून बनाते रहिए और मनमाना जो भी हो, तो इसी को हम कहते हैं कि संसद ने अपना पावर किसको डेलीगेट कर दिया, राष्ट्रपति को। और ये सर हेनरी अष्टम खूब किया था। तो अगर कानून, फिर एक बार लास्ट में देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 392 के तहत एक पावर मिला था, अब नहीं है पावर, कि संसद की प्रथम बैठक के पूर्व, यानी कि आपका प्रथम बैठक के पूर्व यदि संविधान को लागू करने में या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो बीच में थोड़ा समय के लिए शासन चला, उसको लागू करने में समस्या आए, तो भारत का राष्ट्रपति संविधान में या भारत शासन अधिनियम 1935 में संशोधन कर सकता था, लेकिन कब तक, संसद की प्रथम बैठक के पूर्व। यानी कि आज ये नहीं है, क्योंकि आपका संसद की प्रथम बैठक के पूर्व राष्ट्रपति को, यानी कि कार्यपालिका के प्रधान को क्या था, पावर, कि कानून में क्या कर सके, परिवर्तन। और इसी को हम एक उपनाम देते हैं हेनरी अष्टम खंड, क्योंकि इंग्लैंड का राजा था और किसको सारा कार्य सौंप दिया था, कार्यपालिका को। तो याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है संविधान से। कौन सा अनुच्छेद, सर हेनरी अष्टम खंड, कौन सा अनुच्छेद मार कर आएंगे, 392। भाई देखिए, लोग इसीलिए यहाँ आ रहे हैं कि कुछ नई जानकारियाँ मिले, और जो आजकल का कंपटीशन है, यहीं फालतू पूछा जा रहा है और फालतू पढ़ना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आगे कंपटीशन में बढ़ा जाए। क्योंकि मठाधीश पुरानी बातें याद किए हैं, तो आप लोग जो नया मॉडल आ रहा है वो याद करिए, और मठाधीशों को क्या करिए, ध्वस्त। ये याद रखिए, यही उपाय है। 2-4 यही क्वेश्चन आपको क्या करेगा, जैसे अनुच्छेद 395 बिहार जे में कोई नहीं जानता था, किसी कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया था, यहाँ तो रोज बताया जाता है, तो वो भी लोग यहाँ करके आए। भाई रेस्ट ले लीजिए, CRPC चलेंगे 15 मिनट बाद। भाई CRPC आपका चलेगा, संडे चल रहा है। कल लिखवा जाएगा, नहीं